Namaskar. Today in this session, we will be discussing upon the chapter that is known as Payment of Bonus Act 1965. पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। जब हम वेज स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, वेज थ्योरी पढ़ रहे थे, वेज कंपोनेंट पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा कि बोनस इज नॉट ए पार्ट ऑफ वेज स्ट्रक्चर। जो बोनस है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ वेज स्ट्रक्चर, तो इसलिए बोनस को हम कुछ अलग से है, ये पे स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। और वही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है, अ बोनस इज एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी दैट इज एडेड टू समवन्स पे यूजुअली बिकॉज दे हैव वर्कड वेरी हार्ड। कहने का मतलब ये बोनस एक तरह का स्पेशल गिफ्ट है, आपने बहुत अच्छे से काम किया है और इसके लिए आपको अलग से ये एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है। इसके ये कोई आपके पे स्ट्रक्चर में नहीं आता है। ऐसा कहा जाता है कि बोनस जो है अराइज हुआ 1917 में, जब वर्ल्ड वार फर्स्ट खत्म हुआ तो उसके बाद से जितनी भी कंपनीज थी उनमें वर्कर्स ने मन लगा के काम किया था, जी जान से काम किया था, और तब जाकर के कहीं वर्ल्ड वार में सारे पूर्ति आपूर्ति सप्लाई डिमांड का मेंटेनेंस हो पाया था। तो इसलिए जो एम्प्लॉयर थे वो सब प्रसन्न होकर के अपने एम्प्लॉइज को 10% उनका जो वेजेस था उसका 10% उन्होंने बोनस के रूप में दिया, पहली बार 1917 में। सो बोनस की स्टोरी शुरू होती है 1917 के पेमेंट से। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एम्स टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ बोनस। अब एक बार 1917 में पे हुआ, उसके बाद से प्लस माइनस कभी कोई पे करता था, कभी कोई पे नहीं करता था, तो कई तरह के डिस्प्यूट एराइज होते गए। धीरे धीरे एम्प्लॉय को लगने लगा कि मुझे ये हर साल मिलना चाहिए, और एम्प्लॉयर सोचता था जो दे दिया सो दे दिया, अब नहीं देंगे। तो ये वेज डिस्प्यूट बनते गया, और इस वेज डिस्प्यूट को दूर करने के लिए 1965 में पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट पास किया गया। aims to regulate the amount of bonus paid to the persons employed in certain establishment based on their profit and productivity। एक फॉर्मूला बनाया गया कि इस बेसिस पे इतना पे किया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई 50 रुपया पे करेगा, कोई 100 रुपया पे करेगा, कोई 500 रुपया पे करेगा, कोई रूल ही नहीं रहेगा, एनार्की हो जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। द एक्ट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया फॉर द एस्टैब्लिशमेंट कंटेनिंग 20 और मोर पर्सन्स एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ड्यूरिंग द ईयर। जो बोनस ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है ये पूरे इंडिया में एक साथ लागू हुआ है, और वो सारे एस्टैब्लिशमेंट पे लागू होता है जहां पर 20 या 20 से ज्यादा व्यक्ति साल में किसी भी दिन एक दिन भी अगर काम किए हो, 20 से ज्यादा आदमी, 20 और 20 से ज्यादा आदमी, तो वहां पर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लागू होता है, उनको बोनस पे करना पड़ेगा। तो जब इसका इवोल्यूशन हम देखते हैं तो 1917 में हम देखते हैं कि टेक्सटाइल मिल्स ने 10% दिया वार बोनस कह के, उसका बोनस का नाम था वार बोनस, क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद से ये बोनस दिया गया था। उसके बाद से जब देश आजाद हुआ तो 1950 में लेबर अपीलेट इवॉल्व्स फॉर्मूला टू कैलकुलेट बोनस। यहां से क्या हुआ, 1917 के बाद से मन की मर्जी के अनुसार कभी बोनस दिया, कभी नहीं दिया, कभी कुछ दिया, कभी कुछ दिया। तो इसलिए 1950 में एक फॉर्मूला को रिवॉल्व किया गया, फॉर्मूला एक फिट किया गया। उसके बाद से 1959 में उसको रिवाइज करने के लिए कहा गया। 1960 में एक कमेटी बनी, एक कमीशन बना, ट्राईपार्टाइट कमीशन बना, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एंड गवर्नमेंट, ये तीन पार्टी मिलकर के एक कमीशन बना, और उस कमीशन ने अपना रिकमेंडेशन दिया, और उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे 2 सितंबर 1964 को गवर्नमेंट implemented the recommendations of the commission with certain changes. Accordingly, the payment of bonus act ordinance 1965 was announced on May 26, 1965। तो ये जो कमीशन था ट्राईपार्टाइट कमीशन, इसी के बेसिस पर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 पास किया गया। 2015 में कुछ इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं कैलकुलेशन को लेकर के। तो 1965 में जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट पास किया गया,
it imposes a statutory obligation to on the employer of every establishment in the act to pay bonus to all eligible employees working in the, एक ये आपको वैधानिक रूप से स्टैट्यूटरी एक वैधानिक जिम्मेदारी दी गई एम्प्लॉयर को कि अगर आपके यहाँ 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो आपको बोनस देना है। टू आउटलाइन द प्रिंसिपल ऑफ पेमेंट्स ऑफ बोनस अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड फार्मूला, उसके लिए एक प्रिस्क्राइब्ड फार्मूला बनाया गया कि इस बेसिस पर इस तरीके से बोनस कैलकुलेट करना है और पे करना है। टू प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ मिनिमम 8.33% देना है। किस चीज का? साल भर का जो वेजेज मिला है, 12 महीने का, एक महीने का वेज इंटू 12, तो एक साल का वेज इंटू 8.33, सिंपल फॉर्मूला है। अगर 10,000 रुपया पर मंथ मिला है तो एक साल का 1,20,000 हुआ, 1,20,000 का 8.33, 12/98, करीब करीब 10,000 रुपया हुआ, तो वो आपका मिनिमम बोनस होगा। और मैक्सिमम अगर कंपनी के पास कोई ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो मैक्सिमम 20% भी दे सकती है, तो मिनिमम 8.33% तो आपको देना है। आप चाहें तो 8.33 से लेकर के 10%, 12%, 15%, 18%, 20% तक आप दे सकते हैं। एंड लिंकिंग द पेमेंट ऑफ बोनस विद द स्कीम ऑफ सेट ऑफ एंड सेट ऑन, ये सेट ऑफ और सेट ऑन क्या होता है हम बाद में इसको समझेंगे। टू प्रोवाइड मशीनरी फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द बोनस, गवर्नमेंट ने एक्ट पास कर दिया कि आपको बोनस पे करना है। अगर कोई मशीनरी नहीं फिक्स करेंगे तो एम्प्लॉयर नहीं पे करेगा, क्या कर लेंगे? उसके लिए बोनस एक्ट में इंस्पेक्टर को एस्टैब्लिश किया गया है। इंस्पेक्टर रहेगा और इंस्पेक्टर चेक करेगा कंपनी का कि कंपनी ने बोनस पे किया है कि नहीं किया। अगर नहीं पे किया है उसको पेनलाइज करेगा। तो इसलिए मशीनरी फिक्स की गई इन्फोर्स करने के लिए इस एक्ट को। अप्लीकेबिलिटी जो है ऑल ओवर द इंडिया है। जहां कहीं भी स्टैब्लिशमेंट है जहां 20 या 20 से ज्यादा आदमी साल में किसी भी एक दिन अगर काम किए हैं तो बोनस एक्ट वहां पे लागू होता है। द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो नो लॉस नो प्रॉफिट पे काम करते हैं, तो जहां भी प्रॉफिट अगर नहीं है वहां पे बोनस नहीं मिलेगा। It is not applicable to establishments such as LIC, hospitals which are excluded under section 32। एक्ट के सेक्शन 32 में कुछ इस्टेब्लिशमेंट को एक्सक्लूड किया गया है बोनस एक्ट से, और उसमें LIC है। LIC में बोनस नहीं मिलता, हॉस्पिटल्स के बोनस नहीं मिलते। इट इज नॉट अप्लीकेबल टू एस्टेब्लिशमेंट वेयर एम्प्लॉइज हैव साइंड एन एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कुछ एग्रीमेंट है वहां पर भी ये एक्सक्लूड होता है। इट इज नॉट अप्लीकेबल टू एस्टेब्लिशमेंट एग्जेम्प्टेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लाइक सिक यूनिट्स। अगर कोई सिक यूनिट है तो उसको गवर्नमेंट क्या करती है, एग्जेम्प्ट करती है बहुत प्रकार के लाइबिलिटी से। उसमें से एक लाइबिलिटी बोनस है। अगर सिक यूनिट है तो गवर्नमेंट उसको परमिट कर देगी कि ठीक है ना पे करो भाई। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग एंड ब्रांचेस, कई बार क्या होता है एक यूनिट होती है, मान लीजिए मैं एक कार बेचने वाली एक कंपनी है, मारुति का एक शोरूम है, और उस शोरूम से इस रोड के इस साइड में शोरूम है और रोड के उस साइड में उसकी सर्विसिंग बे है। इधर 15 आदमी काम करते हैं, उधर 15 आदमी काम करते हैं। जब इंस्पेक्टर जाते हैं तो बोलते हैं नहीं जी हमारे यहाँ तो 15 आदमी काम करते हैं, 20 करते हैं तो हमारे यहाँ बोनस एक्ट लागू होता है। जब उस साइड में जाते हैं तो बोलते हैं ये हमारा सर्विसिंग बे है। जब बैलेंस शीट चेक किया जाता है, जब ट्रायल बैलेंस चेक किया जाता है, जब बुक ऑफ अकाउंट चेक किया जाता है, जब ऑनरशिप चेक किया जाता है, तो सर्विसिंग बे के मालिक वही हैं जो मारुति शोरूम के मालिक हैं। दोनों का ट्रायल बैलेंस एक ही बनता है, दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही बनता है, बुक ऑफ अकाउंट्स एक ही बनता है, तो दोनों को एक ही समझा जाएगा। और 15 और 15 30 हो गए, और यहाँ पर 20 से ज्यादा हो गए, इसलिए बोनस एक्ट लागू होता है। तो अगर कोई ये कहता है कि मेरे पास डिफरेंट ब्रांच है, डिफरेंट अंडरटेकिंग है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उसके बेसिस में वो बोनस नहीं दे सकता, उसको चेक करना पड़ेगा कि उसका प्रिपेयर जो उसका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो कहाँ से प्रिपेयर हो रहा है। अगर सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट है, सेपरेट कोड है, सेपरेट टैन है, सेपरेट यूनिट का नाम है,
तब तो समझ में आता है, और नहीं तो इसी नाम से दो जगह अलग अलग काम चला रहे हैं तो एक माना जाएगा और वहां पर बोनस एक्ट लागू किया जाएगा। एलिजिबिलिटी फॉर बोनस टाइम टू टाइम ये बढ़ते रहता है। एज ऑन डेट जिनको 21,000 तक सैलरी है, जिनको 21,000 तक वेजेज मिलते हैं, दे आर स्टैट्यूटरली benefited for the bonus. They have right to get the bonus. So or 30 दिन and they have not worked in the company for less than 30 दिन। 30 दिन से कम जो काम किए रहेंगे अगर साल में, तो भी आपको बोनस नहीं मिलेगा। 30 दिन से ज्यादा काम किए होना चाहिए। अगर 30 दिन से ज्यादा काम किए तो प्रोपोर्शनल के अनुसार मिलेगा। डिस्क्वालिफिकेशन, कुछ लोग ऐसे हैं कंपनी में जो बड़े दादा होते हैं और वो कुछ ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं जिसमें डिसऑनेस्टी होती है, थेफ्ट होता है, सबोटेज होता है। सबोटेज मतलब तोड़फाड़ होता है, डिसऑनेस्टली मतलब बेईमानी में, थेफ्ट मतलब चोरी में होते हैं, वायलेंट बिहेवियर मतलब झगड़ा झंझट करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को बोनस नहीं दिया जाता है, दे आर डिबार्ड फ्रॉम द बोनस। बोनस कैलकुलेशन का बड़ा सिंपल फार्मूला है। सैलरी आपकी 21,000 से कम है, 21,000 से ज्यादा है, ये देखना है। अगर 21,000 से आपकी सैलरी ज्यादा है तो आपको बोनस नहीं मिलेगा, और अगर आपकी सैलरी 21,000 से कम है तो आपको बोनस मिलेगा। यहां पर ये ओल्ड फार्मूला दे दिया है। यहां पर क्या करेंगे, अगर इसका जो है जो भी यहां पर आ रहा है उसका मिनिमम बोनस जो हम 8.33% देंगे और मैक्सिमम जो है वो 20% बोनस देंगे। कैलकुलेट द अवेलेबल सरप्लस। अच्छा, जब हम बोनस देते हैं तो एक एलोकेबल सरप्लस होता है, एक अवेलेबल सरप्लस होता है, और ये दोनों जो काउंट होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट पे काउंट होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट डिराइव्ड बाय एन एम्प्लॉयर फ्रॉम एन एस्टैब्लिशमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर शैल in the case of banking company be calculated in manner specified in schedule 1. In any other company it should be calculated as per schedule 2. दो शेड्यूल है, बैंकिंग के लिए शेड्यूल 1 के हिसाब से कैलकुलेशन होगा और नॉन बैंकिंग के लिए शेड्यूल 2 के हिसाब से कैलकुलेशन हो गया। तो जो अवेलेबल सरप्लस होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस डिडक्शंस होंगे। जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट में से कुछ टैक्स को डिडक्ट करना है, उसी को अवेलेबल सरप्लस के नाम से हम रखेंगे। पेमेंट ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम का हमने बात किया, 8.33% उनको देना है और 20% मैक्सिमम दे सकते हैं। टाइमलाइन क्या है, बहुत हमने इंडिया में सुना होगा कि दिवाली के समय में, दशहरा के समय में इंडिया में बोनस दिया जाता है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को समाप्त होता है और एक्ट क्या कर रहा है, द पेमेंट ऑफ बोनस शुड बी पेड इन कैश विद इन 8 months फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर और विद इन ए मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द एक्ट। वो तो पहले की बात हो गई। तो 8 month फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, आपका अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक हो गया। अब 31 मार्च तक हो गया, उसके बाद से 8 महीने जोड़ लीजिए, 8 3 11 नवंबर होता है। तो अक्टूबर नवंबर में ये कंपनी वाले जा करके, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कंपनी हो, जितने भी एम्प्लॉयर हैं, ये खींच के ले जाते हैं 8 महीने तक। ये चाहे तो अप्रैल मई में भी दे सकते हैं, लेकिन ये खींच के ले जाते हैं क्योंकि इनको 8 महीने के भीतर तो देना ही है। दिसंबर में तो ये दे नहीं सकते हैं, तो इसलिए अक्टूबर नवंबर में जनरली मिलता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है विद इन 8 months फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। कंप्यूटेशन ऑफ बोनस जो है वो सेक्शन 4 और सेक्शन 7 के अनुसार वो होता है। एक कैलकुलेशन है, उसके कैलकुलेशन के बेसिस पे अवेलेबल सरप्लस, एलोकेबल सरप्लस, वो जो ग्रॉस प्रॉफिट है उससे निकाला जाता है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस इन्फोर्स करने के लिए इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो इंस्पेक्टर है। सेक्शन 20 इनेबल्स द रिलेवेंट गवर्नमेंट टू अपॉइंट इंस्पेक्टर फॉर दिस एक्ट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी उसको सेक्शन 20 इंपावर करता है इंस्पेक्टर को अपॉइंट करने के लिए। उस इंस्पेक्टर का पावर क्या होगा? टू
require an employer to furnish information, to visit any establishment at any reasonable time, to order certain production of documents and examine. मतलब ये जो इंस्पेक्टर साहब होंगे, इनकी जो पावर होंगे ये होंगी कि ये कंपनी में वर्किंग आवर में कभी भी विजिट कर सकते हैं, कंपनी से जो इन्फॉर्मेशन चाहे वो ले सकते हैं, उनसे डॉक्यूमेंट रजिस्टर को चेक कर सकते हैं, उनका कॉपी भी उससे ले सकते हैं, एम्प्लॉयर को, उसके एजेंट को, उसके स्टाफ को एग्जामिन भी कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूट सच अदर पावर साइज में भी प्रिस्क्राइब्ड वर्क, जो भी जरूरत बने पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो सारे पावर इस इंस्पेक्टर को दिए गए हैं। ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉयर, अब एम्प्लॉयर की ड्यूटी क्या है? टू एस्टिमेट द पे एंड पे द एनुअल बोनस एज रिक्वायर्ड बाय द एक्ट, ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है कि उनको एनुअल बोनस पे करना है। टू मेंटेन द फॉलोइंग रजिस्टर, कुछ रजिस्टर है उसको मेंटेन करना है, और टू कोऑपरेट विद द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के बात मानना है, इंस्पेक्टर को फैसिलिटेट करना है इंस्पेक्शन करने के लिए। राइट ऑफ एम्प्लॉय, राइट टू क्लेम बोनस अंडर द एक्ट, एम्प्लॉय का ये राइट है कि वो बोनस को क्लेम करे। राइट टू नोटिस एनी डिस्प्यूट टू लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, अगर बोनस नहीं मिलता है तो ट्रिब्यूनल में चाहे लेबर कोर्ट में जा सकता है। Employees who are not eligible for payment of bonus act cannot raise a dispute about the bonus under the industrial dispute, अगर वो एलिजिबल नहीं है, साल में 30 दिन से कम काम किए हों, चोरी करते समय, झगड़ा करते समय, बेईमानी करते समय पकड़े गए हों, तो वैसे लोग एलिजिबल नहीं है, और जो एलिजिबल नहीं है दे कैन नॉट गो टू इंडस्ट्रियल कोर्ट। राइट टू सीक क्लेरिफिकेशन एंड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी आइटम इन द अकाउंट्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, अगर एम्प्लॉय को लगता है कि जो सरप्लस है, जो प्रॉफिट है, उसको ये कम ज्यादा करके दिखा रहे हैं सो दैट कम देना पड़े, आप चेक कर सकते हैं। राइट ऑफ द एम्प्लॉयर्स हो गया। उसके बाद से सेट ऑन एंड सेट ऑफ एक आता है सेक्शन 15 में, वो समझ लेते हैं। एलोकेबल सरप्लस एक्सीड्स मैक्सिमम बोनस, then the excess shall subject to limit of 20% of salary will be carried forward for set on in next 4 accounting years। क्या हो गया, आपके पास एलोकेबल सरप्लस बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार आप ज्यादा से ज्यादा 20% ही बोनस दे सकते हैं। 20% बोनस देने के बाद जो बचता है, तो 20% बोनस देने के बाद से अगर आपके पास 10 करोड़ बच गया, उस 10 करोड़ को क्या करते हैं, सेट ऑन कर देते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं अगले 4 साल के लिए। पर्पस ये है कि अगले 4 इस साल तो इनको बहुत प्रॉफिट हो गया, अगर अगले 4 साल में कभी कम प्रॉफिट होता है, चाहे प्रॉफिट नहीं होता है, तो इस 10 करोड़ जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, इसमें से बोनस, स्टैट्यूटरी बोनस दिया जाएगा। सो सेट ऑन एक ऐसा तरीका है जिसमें जो रिमेनिंग एलोकेबल सरप्लस है, जो बचा हुआ एलोकेबल सरप्लस है, उसको हम अगले 4 साल के लिए रजिस्टर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उस नाम से, सेट ऑन के नाम से। और जब सेट ऑफ कैसे करेंगे, एलोकेबल सरप्लस इज नील और लेस देन और इक्वल टू द मिनिमम बोनस, अगर अगली साल जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उस साल में एलोकेबल सरप्लस 0 हो गया, चाहे लेस देन आपके मिनिमम वेजेज हो गया, मिनिमम बोनस हो गया, उस समय जो 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 सेट ऑन किया हुआ है एलोकेबल सरप्लस, उसको सेट ऑफ करेंगे, मतलब उसमें से इसमें एडजस्ट करेंगे। उस 10 करोड़ को, इसमें जो भी 1 करोड़ आपके पास है, उस 10 करोड़ को मिलाइए, 11 करोड़ कीजिए, और जो मिनिमम स्टैट्यूटरी बोनस उसको पे कीजिए। अभी इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हुआ, एलिजिबिलिटी लिमिट जो पहले 10,000 थी उससे बढ़ा करके इन्होंने 21,000 कर दिया है, और पहले 3,500 लोगों को बोनस मिलता था, अभी 7,000 मिलने लगा है। हमें प्रतीक्षा है उस ऑर्डर का जिसमें 21,000 से ज्यादा सीलिंग बढ़ाई जाती हो, क्योंकि 2019 में वेज कोड आ गया है। 2019 में ये पेमेंट ऑफ वेजेज, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट को मर्ज कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है, और एक कोड्स ऑन वेजेज आया है वो 2019, तो उसके अनुसार सब कुछ चेंज होंगे। बोनस मोटिवेट्स एम्प्लॉय टू इंक्रीज परफॉर्मेंस, बोनस मिलने से एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है, मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है।
और अगर एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ गया, मोरल बढ़ गया, तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती ही है। तो ये जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हम पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ एकेडमिक पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिकली ये हो गया है कि इक्वल रेमुनरेशन एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, इन सबको मर्ज कर दिया गया है और मर्ज करके एक कोड बना है और उस कोड का नाम है द कोड ऑन वेजेस 2019। ये सब रिपील हो गया है। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट रिपील हो गया है, पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेज एक्ट रिपील हो गया है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हो गया, पेमेंट ऑफ इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, ये सब रिपील हो गया है। अब उनको रिपील करके नया कोड बना है जिसका नाम है कोड ऑन वेजेस 2019। तो उम्मीद है कि अगली बार से जब हम नए सिलेबस, जब यूनिवर्सिटी तैयार करेगी तो उस नए सिलेबस में वो ये सारे वेजेज एक्ट को हटा देंगे और कोड ऑन वेजेस 2019 हमें पढ़ने को मिल सकता है। जब तक यूनिवर्सिटी अपना सिलेबस रिवाइज नहीं करती तब तक हमें पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट पढ़ते रहना है। सो प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग, ये आपके लिए बहुत ही सुटेबल रहेगा। अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे रिवीजन करने से। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।